Okay, dear students. So today we are going to start our structure of chromosome. Yes, sir. Okay, today I'm going to start with new chapter, that is your structure of chromosome. Okay, chromosome के structure हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? Clear? Yes, sir. I'm going to share my screen. Where? Okay, please wait 1 minute. Yes, sir. No problem. Yes, sir. Okay, here you can see. Yeah, very good. Sir, this is concise biology. Yes. Yes. Okay, so we have studied, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, meiosis and stages हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके पहले देखिए सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. सेल साइकिल में हम लोग क्या पढ़े, इंटरफेज है ना. उसके बाद सेल डिवीजन में माइटोसिस, हम लोग जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मियोसिस भी समझ लिए, ठीक है. उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया. हमारा जो इस चैप्टर में बचा हुआ दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों का ये बचा हुआ है, जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे कि क्रोमोसोम है क्या, ठीक है. क्रोमोसोम है क्या, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है. व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए थोड़ा हम लोग सेल का स्ट्रक्चर से स्टार्ट समझिएगा. जहां नहीं समझ में आएगा, जहां प्रॉब्लम होगा बताइएगा. देखिए दिस इज योर सेल. अगर हम इसको एक सेल ले लें, जनरल सा एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. दिस इज अ सेल. इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है. आपको पता है कि सबसे बाहर में क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. क्लियर? दिस इज योर न्यूक्लियस. ये क्या है, न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस को थोड़ा और बड़ा करके बना दें. ये आपका न्यूक्लियस है. एक रफ Yes, sir. न्यूक्लियस, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन का होता है न्यूक्लियस, हम लोग बनाए, ठीक है. इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन. समझिएगा, ये क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, ठीक है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन. और यही क्रोमेटिन क्या होता है, यही क्रोमेटिन जो है आगे चल के कंडेंस होकर, खास करके कब, जब ये मेटाफेज डिवीजन में होता है. सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है, इसमें क्या होता है, ये कंडेंस्ड होकर, ये और थिक होकर एक क्लियर स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में. एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. क्या होता है, क्रोमोसोम. समझिएगा, ये जो क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये Yes, क्या sir. होता है, ये मेटाफेज में. आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे और जो कुछ डाउट होगा तब आप लोग ऑन करेंगे, ठीक है. तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन. ये क्रोमेटिन आगे चल के क्या होता है, कंडेंस होकर, थिक होकर ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है. क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है. समझ में आ रहा है? यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम को क्या कह सकते हैं, कंडेंस्ड, थिक, ठीक है, क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है. समझ में आ रहा है? यानी कि आप क्या कह सकते हैं, उसको क्रोमेटिन से बना हुआ है तो कंडेंस्ड क्रोमेटिन कह सकते हैं. कंडेंस्ड क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है. और आप क्या कह सकते हैं, क्लियर कंडेंस्ड थिक स्ट्रक्चर विच इज
which is observed during metaphase of any cell division. ठीक है, मेटाफेज सेल डिवीजन का मेटाफेज में माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्रोमेटिन का, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, हम लोग, हाँ सर, हाँ ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? फिलामेंटस होता है, इसको रॉड शेप्ड कह सकते हैं, फिलामेंटस होता है, और क्या होता है? रॉड। ठीक है, यूजुअली अ क्रोमोसोम इज फिलामेंटस एंड ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। सर एक ठीक है, डाउट है समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। सर। बोल रहे थे कि जो हम माइटोसिस में देखें तो वहाँ बोल रहा था कि प्रोफेज में ये कंडेंसेशन होता है, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज तक क्या होता है? कंडेंसेशन जो है, और भी आप कह सकते हैं नियरली अबाउट कंप्लीट होने लगता है, और मेटाफेज में जाकर ये हाईली थिक और इक्वेटोरियल प्लेट पर जो है ये दिखने लगता है। दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं कि क्लियर जो स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन जो है वो कब मिलता है? तो मेटाफेज के टाइम में। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में ही। ठीक है, मेटाफेज में जाकर ये कंप्लीट होता है कंडेंसेशन, और हाईली थिक और हाईली कंडेंस्ड, और आप कह सकते हैं क्लियर जो मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। यस सर, क्लियर? थैंक यू। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हाँ, इसका जो शेप होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो आई के आकार का हो सकता है, कैपिटल आई के आकार का हो सकता है, जे के आकार का हो सकता है, एल के आकार का हो सकता है, भी आकार का हो सकता है, एक्स आकार का हो सकता है, वाई आकार का हो सकता है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम का जो शेप होता है, क्रोमोसोम का जो शेप होता है, ये शेप कैसा होता है? आई, जे, एल, ठीक है, भी, एक्स, वाई, इन सब के जैसा जो है क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम का शेप होता है। ठीक है, क्या होता है? उनका शेप जो है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम क्या है? रॉड शेप्ड है, और मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है? क्लियरली इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंडेंस क्रोमेटिन क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, वो थिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर जो आई, जे, है ना, एल, भी, एक्स, वाई के जैसा हम लोग को दिखाई देता है, कब? ड्यूरिंग आवर मेटाफेज, वो उसको भी हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे। तो कई तरीके से आप क्रोमोसोम का डेफिनेशन अपने अनुसार से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है? इज प्रिंसिपली अ हिस्टोन क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स। समझिएगा, अब ये क्रोमेटिन तो समझना क्या, हम लोग को ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोग तब पहुंच पाएंगे क्रोमोसोम तक जब इसका बेसिक हम लोग समझें। ध्यान दीजिए, हमारा सेल में क्या होता है ना, ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्रोमोसोम देख लिया। ठीक है, क्रोमोसोम देख लिया कि क्रोमोसोम क्या है और कहां पर है, तो आपका जो है न्यूक्लियस में है, यानी कि है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये किससे बनता है? यानी ये क्रोमेटिन से बनता है। इसको हम लोग ऐसे सीरीज में ले सकते हैं कि क्रोमेटिन पहले बनता है, फिर आपका क्या होता है? फिर आपका जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, इसलिए एरो अपर की तरफ है। ठीक है, समझिएगा। अब ये क्रोमेटिन किसका बनता है? ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटिन किसका बनता है? तो क्रोमेटिन बना होता है डीएनए प्लस किसका? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जो मेजर कंपोनेंट है क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का कहिए, वो क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन। समझिएगा, यानी डीएनए और हिस्टोन मिलकर जो है बना रहा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर बना रहा है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये डीएनए, हिस्टोन समझ में आ गया, हिस्टोन इट्स अ प्रोटीन, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। डीएनए अब किसका बना होता है? तो डीएनए किसका बना होता है? ध्यान दीजिएगा, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होता है। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाया, और क्रोमेटिन आगे चल के कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलना है? अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? NuClEO। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड जो है
एक आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, प्लस क्या है, फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छा से सर, न्यूक्लियोसोम किससे, न्यूक्लियो जो ये जो आप न्यूक्लियोसाइड है वो क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है आपका, ध्यान दीजिएगा किससे, तो आपका सर आपका प्यूरिन। वॉइस कट गया रहा था, एक बार रिपीट करेंगे आपका ये न्यूक्लियोटाइड का जगह। हाँ हाँ, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, NuCleoSide, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ये मिलकर बनाएगा आपका क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है सर, तो न्यूक्लियोसाइड मिलकर बना है आपका, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, तो एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा होना चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड समझिएगा ध्यान से, फिर से हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है आपका न्यूक्लियोसाइड, NS न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना, ये एरो अपर की तरफ होगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, ये बना है नाइट्रोजन बेस प्लस, ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर, यानी कि पेंटोज सुगर से मिलकर बना है, पेंटोज सुगर से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज सुगर क्या बनाया, आप न्यूक्लियोसाइड बनाया, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन गया, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड अगर आपके सामने चलाया, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाकर क्या बनाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिलेगा ये बनाएगा आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए या आरएनए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डीएनए का, डीएनए, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाएगा, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सर न्यूक्लिक एसिड वो पार्ट एक बार। हाँ, न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड जो बहुत सारा मिलकर क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, दैट न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। ओके सर। न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए, बोलते हैं ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर हम लोग डीएनए का चर्चा करेंगे, केवल आरएनए का चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम में केवल डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग यहाँ पर, यानी कि डीएनए, अब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन मिल गया, क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। यहां तक समझ में आया, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, तो अब देखिए क्या हो रहा है, तो व्हाट आर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, इसको हमने आपको डिटेल में बताया कि क्रोमोसोम क्या है, आप अपने से बता सकते हैं ना क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम जो है क्या है, इट इज कंडेंस्ड क्रोमेटिन। ठीक है, कंडेंस क्रोमेटिन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, और क्या कह सकते हैं कि द IJLV and Y shape that is observed inside the nucleus during metaphase of cell division, ठीक है, are called chromosomes, उसको क्या कहते हैं, chromosomes कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चलिए यहां से थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं ना, कुछ नया यहाँ अगर होगा तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्रोमोसोम। यहां से भी आपको जो है एक डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ मेनी प्रोटीन्स, यानी कि आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, एक एक करके इसको और भी विस्तार से जिक्र करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल के साथ कुछ प्रोटीन है जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं ना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है, लेकिन उसके पहले क्या बन रहा है, क्रोमेटिन बन रहा है, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड
द chromatin, ठीक है। When a cell is not dividing, the chromatin under an electron microscope appears to be very long and extremely thin darkly stained fiber। यानी कि जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या क्रोमेटिन, ठीक है, समझ में आ रहा है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है एंड व्हेन जब सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए तो क्या होता है, वो आपका डिस्कस एज अ सेपरेट क्रोमोसोम, वो क्या करता है, जो आपका क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर ठीक होकर सेपरेट क्रोमोसोम्स में दिखने लगता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रो मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी। व्हाई इट इज कॉल्ड कलर्ड बॉडी, बिकॉज ये जब इसमें जब हम लोग डाई अप्लाई करते हैं, खास करके जब फ्यूजन रिएजेंट जब इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि these chromosomes then radially picks up certain dyes and get colored, ठीक है, ये डाई को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो माइक्रोस्कोप में जो है क्या दिखता है, कलर्ड दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलर्ड बॉडी, इट इज कॉल्ड कलर्ड बॉडी। तो फाइनली क्या हमको कंक्लूजन हमारा निकला कि फाइबर, जैसे कि मैंने आपको बताया थिन फाइबर जब हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा और आपका डिफरेंट अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर में जैसे IJLV में जब दिखने लगेगा, दैट इज कॉल्ड जो आपका एक्चुअल शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आ रहा है? इफ वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, तो सबसे पहले वॉलर फ्लेमिंग ने 82 में पहले जो है वो नोटिस किया था क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम इन एनिमल्स वेयर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय ए जर्मन साइंटिस्ट दैट इज वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। और ये भी इन्होंने नोटिस किया कि क्या हो रहा है, ये जो है रैपिडली डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस दिस इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइडिंग सेल्स एलिमेंटर का जो डिवाइडिंग सेल्स है उसमें इन्होंने नोटिस किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर। और उन्होंने क्या देखा, फ्लेमिंग कॉल्ड, ये उसका जो डिवीजन है उसको उन्होंने कह दिया माइटोसिस कह दिया, ठीक है, क्लियर। एंड विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो जिस बॉडी को उन्होंने ऑब्जर्व किया उसका नाम उन्होंने क्रोमोसोम रखा, क्रोमोसोम रखा, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या रखा, क्रोमोसोम रखा, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब हम लोगों को पता चल गया कि जो क्रोमोसोम है ये डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले हम लोग एकदम स्मॉल स्ट्रक्चर में चले जाएं, दैट इज डीएनए के पास चले जाएं। डीएनए में फिर क्या हो रहा है, कैसे उसके साथ जो बाइंड कर रहा है हिस्टोन, फिर वो क्या बना रहा है, फिर कैसे क्रोमेटिन बन रहा है, तब आपको बेहतर में आए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें डीएनए का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए डीएनए क्या है, ठीक है, डीएनए क्या है, तो डीएनए आपका एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। तो डीएनए बनता कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ये नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर, ये नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड बनाया, और इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। यही न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट हो रहा है कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड इज योर डीएनए, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। डीएनए किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पर दो तरह के शुगर होते हैं, समझिएगा, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस और शुगर, तो सबसे पहले हम लोग शुगर को पढ़ते हैं। शुगर ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पेंटोज
यानी कि 5 आर्म वाले सुगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? 5 आर्म वाले सुगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 आर्म वाले सुगर। यहाँ कहने का मतलब है कि मैंने लिखा जैसे हम ग्लूकोज वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ते हैं उसमें 6 है ना, उसमें क्या होता है 6 आपका जो आप कह सकते हैं कि आपका 6 बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6 आर्म होता है। ठीक है, यहाँ जो आपका जो डीएनए होंगे ये क्या होगा उसमें, ठीक है, 5 आर्म्स। ठीक है, I'm to a diagram, एक डायग्राम हम देख रहे हैं आपके लिए। सर आपका वॉइस ठीक है, ठीक नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट कीजिए ना सर प्लीज। Okay, I'm telling that this DNA is made up of पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या है? नाइट्रोजन प्लस प्लस शुगर है। तो यहाँ जो शुगर पाया था दैट इज तो शुगर। इस शुगर को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, मतलब इसके पास 5 आर्म होते हैं, यानी 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका 5 आर्म को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये 5 आर्म है ना, 1 2 3 4 5 आर्म हो गए आपका। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? एक ऑक्सीजन होता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक आपका यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस जगह में आपका क्या होता है? CH2OH ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या होता है? आपका हाइड्रोजन ग्रुप होता है, समझिएगा। ठीक है, ये जो 5 ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? 5 कार्बन होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक कार्बन आपका, ध्यान दीजिएगा, 5 कार्बन कहाँ कहाँ हैं समझिएगा। 1 कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। ठीक है, 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, 5 आर्म्स यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस रिंग में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो सेकंड पोजीशन है, ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन में आप देखिए केवल हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है? एक ऑक्सीजन ग्रुप का मिसिंग है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप का मिसिंग है। ऑक्सीजन यहाँ पर OH चाहिए बट यहाँ पर O नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी, समझिएगा। ठीक है, व्हाई DNA इज कॉल्ड डीऑक्सी? बिकॉज एट 2' पोजीशन, इसका सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? आयुष आप लोग कोई टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पोजीशन पर क्या होता है? इस सेकंड पोजीशन पर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है? ये जो आपका सेकंड पोजीशन है, दिस पोजीशन, इस पर क्या होता है? यहाँ पर जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, पोजीशन के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए डीऑक्सी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? राइबोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये शुगर मिल गया यहाँ पर, समझिएगा। तो ये शुगर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, देखिए ये आपका क्या है? ये आपका शुगर है, दिस इज योर शुगर, ये आपका शुगर है। ठीक है, ये देखिए ये 5 रिंग वाला ये शुगर है। ठीक है, इस शुगर के ऊपर देखिए यहाँ पर एक बेस आ गया है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया है। अब ये कंप्लीटली पूरी से क्या है? अब ये कंप्लीटली पूरी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या न्यूक्लियोटाइड है? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जब कई आपस में मिलते हैं, जैसे आप सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है। इस तरह से मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर, ठीक है, डीएनए को बनाते हैं।
मेनी न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं आपस में मिलकर, है ना, एक पैरेलल स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सुगर आपको समझ में आ गया, फॉस्फेट ग्रुप समझ में आ गया, ये जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजनस जो यहाँ पर बेस है, एक्चुअली ये क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। और ये डीएनए में 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जो है डीएनए में पाया जाता है। इसका नाम कुछ इस तरह से है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, समझिएगा क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, याद रखना है कि एडेनिन जो है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन। ठीक है, ये कैसे वो भी बता रहे हैं। और जो गुआनिन है, इट ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड इस तरह से ए और इक्वल का इनके ए डबल बॉन्ड टी, और जी के बीच में देखिए 3 बॉन्ड दिया, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये जो 2 बॉन्ड है, दैट इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। ये कहां पर वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए ये यहां पर क्या है, यहां पर ये नाइट्रोजन बेस है, तो होता क्या है, डीएनए इस तरीके से पैरेलल डबल स्टैंड बनाता है, जैसे स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है। 2 स्टैंड डीएनए का आपस में क्या होता है, मिलता है। तो देखिए यहां पर, अगर यहां पर आप थोड़ा सा जूम करके इसको आप देखें तो आप यहां पर देख पाएंगे, देखिए ये आप देख पाएंगे कि देखिए ये जो आपका ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में भी जुड़े, ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपस में भी जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम अभी कर रहे हैं जो दो न्यूक्लियोटाइड जो अलग अलग स्टैंड में, वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं उसके नाइट्रोजनस बेस से जुड़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब कि देखिए अगर इस जगह में आपका थाइमिन है, तो थाइमिन जो है दूसरे बेस में एडेनिन रहेगा, तभी वो पेयर करेगा। दैट्स वाई आपको यहां पर कहा जा रहा है कि एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन। ठीक है, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ। इस तरह से ये दोनों आपका, इस तरह से ये दोनों आपका जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में पेयर कर लिया। अब देखिए ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी आपस में पेयर कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर है गुआनिन है, तो यहाँ पर साइटोसिन है, तब आपस में पेयर कर रहा है। यानी ए और टी एंड जी और सी रहेगा, तभी पेयरिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए एटी का पेयरिंग है, और जब भी एडेनिन और थाइमिन आपस में पेयर करता है तो उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जब गुआनिन और साइटोसिन आपस में बाइंड करता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि 2 अलग अलग स्ट्रैंड में जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड, और यू कैन से अटैच्ड, और आप कह सकते हैं कि पेयर्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके साथ जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है कि ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ा हुआ, इस सकते हैं। तो देखिए इसका जो आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या करता है ना, ये जो है आपका इसके तीसरे जगह से, यानी कि 3 डैश पोजीशन पर एक होता है OH ग्रुप होता है। तीसरे डैश पोजीशन पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, समझिएगा। ठीक है ना, ये आपका जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया था कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मैंने बताया था। तो 5th के पोजीशन पर जहां पर CH2OH होता है, वहां पर क्या हुआ है, OH को हटाकर ये आपका फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो 3 के पोजीशन पर, 3 डैश पोजीशन पर जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो OH क्या कर रहा है, इस फॉस्फेट के साथ बाइंड करके एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आपस में जुड़ता है। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
यानी इसका आप हेड पोजीशन देखिए, इसका हेड पोजीशन देखिए, यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये सर देखिए यहाँ ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। यस सर बोलिए। यस सर आयुष निकल गया, उसको एक बार अलाउ कर लीजिए अंदर, वो वेटिंग लिस्ट में है शायद, हमको बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके क्लियर। यस सर। तो सर ये यहाँ पर क्या हो रहा, हाँ सर वो फॉस्फेट का जो बॉन्ड का जो आप नाम बोले वो एक बार बोलिए। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। सर डाई तो एस्टर, ध्यान दीजिए, हाँ डाइएस्टर, ESTER, एस्टर बॉन्ड। तो ये क्या हो रहा है, ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखिए ये फॉस्फोडाइएस्टर के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है आपस में, ये इस तरह से और ये इस तरह से। लेकिन यही है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों जो स्टेप का होता है, दोनों स्टैंड होता है आपस में क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। यू कैन सी, इसका यहाँ पर देखिए ये पोर्शन देखिए, इसका यहाँ पर ये पोर्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। Please wait, student. Someone is calling again and again. So let me, Okay, sir. Okay, few seconds. Please wait. Okay, again, I'm going to share my screen. समझ में आ रहा है तो आयुष और उड़ायन, समझ में आ रहा है तो? यस सर, यस सर। ओके, आप इसको देखिए क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, पेयर बना रहा है। तो हम लोग डीएनए को देख रहे हैं, ठीक है। अभी क्रोमोसोम पर जाना है, अभी डीएनए भी पहले समझना है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जो आपका सिंगल जो एक ही आप कह सकते हैं स्ट्रैंड में है, यानी इस ये क्या कर रहे हैं, आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। और दो अलग अलग जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके, नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके वो क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है आपका डीएनए का होता है, ठीक है। ये फाइनली कैसा देखने में लगते हैं, तो फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने में लगेगा। एक्चुअली ये स्ट्रैंड क्या होता है, आपस में इस तरह जुड़कर इस तरह बन जाता है ना, यानी कि ऐसा लगता है जैसे दो है ना अलग अलग रोप जो है वो आपस में एक साथ जैसे जुड़े हुए होते हैं, या दो स्नेक आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उस तरीके से आपको लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। किसका, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, आप कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप कह सकते हैं लेडर लाइक स्ट्रक्चर। और ये लेडर कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये तो आपस में स्ट्रैंड है और इसका नाइट्रोजन बेस आपस में इस तरह से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन बेस आपस में इस तरह से जुड़ा रहता है ना। जहां पर AT है वहां पर 2 बॉन्ड, जहां पर GC है वहां पर 3 बॉन्ड, इस तरह से ये एक्चुअली में आपको डीएनए इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में यहाँ पर 10 बेस ऑफ नाइट्रोजन बेस होता है, यानी 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी यहाँ से एक टर्न से दूसरा टर्न के बीच में आपको 10 न्यूक्लियोटाइड दिस साइड में और 10 न्यूक्लियोटाइड दिस साइड में आपको मिलेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है 10 बेस पेयर, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में पेयर करके बेस पेयर बना रहे हैं। तो क्या आपस में पेयर कौन कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर करके बेस पेयर बना रहा है, और एक टर्न से दूसरा टर्न के बीच में आपको 10 बेस पेयर दिखाई देगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। और जनरली डीएनए का लेंथ को बेस पेयर में ही दिखाया जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कोई डीएनए का स्ट्रेंथ है, इस डीएनए का स्ट्रैंड है, उसका जो लेंथ है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसका लेंथ मेजर करेंगे बाय काउंटिंग
दी बेस पेयर। अगर बेस पेयर को हम लोग काउंट कर लिए तो वो उसका उससे क्या होता है, उसका एक्चुअल यूनिट में भी, जैसे एंगस्ट्रम में या आपका माइक्रोमीटर में इसका लेंथ भी निकल जाता है, ठीक है। और आपका जो है बेस पेयर में जनरली हम लोग डीएनए का लेंथ को बेस पेयर में कहते हैं, यानी कि जितना बेस पेयर है डीएनए में, सपोज यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 है, 10 है, 10 है, कितना हो गया 40, इसमें मान लीजिए 5 है, इसमें मान लीजिए 3 है, कितना हो गया 40 एंड 48, तो 48 बेस पेयर बोल देंगे इस डीएनए का लेंथ, ठीक है। इस तरह से डीएनए का लेंथ को बेस पेयर में कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए क्या है। डीएनए जो है एक आप कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये किसका बना होता है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का बना होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। हर एक डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, यानी कि आपको बताया मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किस 3 चीजों से बना होता है। एक तो आपका पेंटोस और आपका शुगर और फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपका ये क्या हो गया, आपका फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों अटैच होकर क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए को दिखाता है, डीएनए को बनाता है। और आप देख सकते हैं ये डीएनए स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं किस तरीके से, है ना, आपका नाइट्रोजनस बेस यानी ATGC किस तरह से पेयर किया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्ट्रैंड है डीएनए का, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक स्ट्रैंड है उसका अगर मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियोटाइड है, उसमें उसका जो सीक्वेंस है वो ATGGCCAA, ठीक है। एक डीएनए है उसका ये सीक्वेंस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए का सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड में दिखाया जाता है। तो ये ATGGCCAA ये एक डीएनए का आपको बताया, एक जो है आपका उसका एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड आपको बताया। बोला कि दूसरा स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड आप निकाल के बताइए। यानी एक स्ट्रैंड में अगर न्यूक्लियोटाइड ये है, तो अगर ये एक स्ट्रैंड है, इसका अगर न्यूक्लियोटाइड ATGGCCAA है, और आपसे पूछा कि दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसका क्या होगा आपका बेस पेयर, तो बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है ए पेयर करता है टी के साथ, तो यहाँ पर लिखिएगा AT। टी किसके साथ करता है? ए के साथ करता है, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहे हैं तब दिखाई दे रहा है ना। टी किसके साथ पेयर करता है? ए के साथ पेयर करता है। जी किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ। फिर जी किसके साथ? सी के साथ। सी किसके साथ? जी के साथ। सी किसके साथ? जी के साथ। ए टी के साथ, ए टी के साथ। तो आप निकाल लिए क्या, जो मेरा दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? TACCGGTT, ये आप निकाल लिए दूसरा स्ट्रैंड का। क्लियर? तो इफ द बेस पेयर, और यू कैन से इफ द basis of one strand is given, and if you are asked to find out the another strand of DNA, then you have to apply this ATGC things you have to apply, यानी A pair with T and G pair with C, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? इस रूल को हम लोग एरविन चार्गप्स रूल भी कहते हैं। जो A पेयर विथ T और G पेयर विथ C, ये सबसे पहले एरविन ERWIN एरविन चार्गफ CHARGUFF चार्गफ, एरविन चार्गफ ने सबसे पहले ये बताया कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है, और थाइमिन जो है और जो गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो इस रूल को बोल दिया गया एरविन चार्गफ्स रूल कह दिया गया। इसको हम लोग बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और स्टैंड है स्ट्रक्चर का, ये सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले 1952 में, ठीक है, ये स्ट्रैंड का ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसके कारण से उनके साथ में विल्किंस, यानी कि वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। डीएनए का स्ट्रक्चर का खोज करने के लिए वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, ठीक है, तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है। क्लियर? तो ये डीएनए हम लोग समझ गए। अब ये डीएनए जो होता है ये क्या करता है? हिस्टोन के साथ बाइंड करता है।
हिस्टोन के साथ बाइंड करता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है समझिएगा, ये हिस्टोन के साथ बाइंड करता है। अब देखिए क्यों बाइंड करता है, तो मान लीजिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा एक रोप है, बहुत बड़ा रस्सी है, उस रस्सी का लेंथ जो है सपोज यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपका जो है आसनसोल स्टेशन तक उसका जो है मान लीजिए रेलवे स्टेशन तक उसका लेंथ है, ठीक है। एक रोप है, बड़ा सा रोप है, यहाँ से लेंथ है उसका आसनसोल रेलवे स्टेशन तक, या और भी बड़ा कह सकते हैं, उतना बड़ा रोप है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको आपके एक बार मैंने बैग दिया, वो बैग में आपको इसको रखना है। तो क्या करेंगे आप, उस रोप को क्या करेंगे, इसको कॉइल करना शुरू करेंगे, क्योंकि विदाउट कॉइल जो है ये इतना लंबा रस्सी है, इतना बड़ा बैग तो होगा नहीं, है ना। अब छोटा सा बैग में आपको उतना बड़ा रस्सी को डालना है, रोप को डालना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको उसको कॉइल करना होगा, कॉइल बनाना होगा, यानी कि उसको मोड़ना होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मोड़ना शुरू किया, ठीक है, क्लियर, मोड़ना शुरू किया, मोड़ते 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 आपने उसको एकदम छोटा कर दिया, ठीक है। और भी नहीं हट रहा तो और भी उसको जो है आपने मचोड़ के, और भी जो मतलब पूरा मोड़ मरोड़ के उसको आपने जो है क्या किया, किसी तरह से उसको आपने उस बैग में को भी अभी फोन करना है। तो क्या है, उसी तरह से डीएनए, सोचिए आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे बॉडी का अगर मान लीजिए एक सेल का अगर डीएनए को देखा जाए तो सारे बॉडी के सेल से अगर डीएनए निकाल कर उसको जोड़ा जाए तो वो इतना लंबा बनेगा कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से सन का डिस्टेंस और फिर वापस भी हम लोग आ सकते हैं, इतना ज्यादा वो लंबा आप कह सकते हैं लेंथ जो है डीएनए का होगा, समझिएगा। तो नियरली अबाउट 2 मीटर्स जो है एक सेल में, नियरली अबाउट 2 मीटर्स का लेंथ है डीएनए का। अब सेल इतना छोटा, माइन्यूट, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज, और डीएनए का लेंथ 2 मीटर्स, ठीक है। तो कैसे उसमें एडजस्ट करेगा, है ना, समझिएगा। न्यूक्लियस के अंदर इसको, सेल के अंदर भी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर इसको घुसना, न्यूक्लियस कितना माइन्यूट, कितना छोटा, स्मॉलर साइज का, और आपका डीएनए का लेंथ काफी 2 मीटर के लगभग। अब ये डीएनए कैसे जो है उस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, तो उसको रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉइलिंग करना पड़ता है, यानी कि वो डीएनए क्या करेगा, अब कॉइल्ड होगा, कॉइल्ड के बाद भी सुपर कॉइल्ड होगा, समझिएगा ध्यान से। तो इस कॉइलिंग में जैसे आप क्या करते हैं, आप उस रोप को अपने हाथ से या किसी एक, मान लीजिए आप स्टिक को लिए और उसमें उसको लपेटना शुरू किए, तो यहाँ पर भी क्या है, और किससे लपेट रहे हैं, आप अपने हाथ से उसको लपेट रहे हैं। तो जैसे हाथ आप यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर फिंगर्स, यू आर यूजिंग योर हैंड टू कॉइल दैट रोप, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो हिस्टोन है वो आपका फिंगर का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसको, और वो जो रोप है ना डीएनए, समझिएगा ध्यान से, वो डीएनए को क्या कर रहा है, उस तरह से कॉइल कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरह से आपका फिंगर फंक्शन कर रहा है कॉइलिंग का, उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर हिस्टोन फंक्शन कर रहा है डीएनए को कॉइल करने के लिए। तो डीएनए को क्या कर रहा है, वो कॉइल करके छोटा कर रहा है, उसका जो लेंथ है उसको कम कर रहा है, समझिएगा। तो हिस्टोन जो होते हैं यहाँ पर 8 सब यूनिट में पाए जाते हैं, इसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। क्यों ऑक्टेमर कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 8 सब यूनिट ऑफ हिस्टोन यहाँ पर वर्क करता है। 8 गो हिस्टोन इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर, 8 गो टोटल हिस्टोन यहाँ पर, ये तो मैंने 4 बनाया क्योंकि 2D डायग्राम, इसके पीछे भी 4 होंगे। इस तरह से 8 जो है टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्या करेंगे, डीएनए को इस तरह से रैप करता है, ठीक है, डीएनए को रैप करता है, समझिएगा, ठीक है। तो वो जो 8 हिस्टोन है ना, उसी को हम लोग कह रहे हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। तो हिस्टोन ऑक्टेमर, जैसे हमारे पास 10 उंगलियां हैं, उससे हम लोग रोप को समेट रहे हैं, लपेट रहे हैं, उसी तरीके से हिस्टोन जो है वहां पर 8 सब यूनिट में प्रेजेंट होकर वो क्या कर रहा है, डीएनए को रैप कर रहा है, ठीक है। अब एक बार डीएनए को, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8 क्या है, ये आपका 8 जो है आपका, ठीक है, ये 4 मैंने आपको दिखाया क्योंकि 2D है, 4 इसके पीछे, 8 हो गया, 8 सब यूनिट हो गया। ये 8 सब यूनिट में एक बार डीएनए, एक बार इस तरह से डीएनए का इस तरह से घूमकर आना, है ना, जो है एक यूनिट को बनाता है। इस यूनिट को हम लोग कहते हैं क्या, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, समझिएगा। हिस्टोन प्लस डीएनए, क्या बोले इसको हम लोग, बोल दिए न्यूक्लियोसोम, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि हिस्टोन और आपका डीएनए दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्रोमेटिन बनाएगा। तो हिस्टोन और क्रोमेटिन सॉरी हिस्टोन और डीएनए को एक साथ हम लोग कह सकते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। NUCLEOSOME न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई न्यूक्लियोसोम बनाया जाता है, ऐसे कई न्यूक्लियोसोम को बनाया जाता है। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसे कई न्यूक्लियोसोम बनते हैं, तब जाकर डीएनए रेडी होता है, तब जाकर डीएनए बनता है। आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम। एक डायग्राम मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। ठीक है सर, एक डीएनए का स्ट्रैंड तो एक ही हिस्टोन ऑक्टेमर के चार पास में ये होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक डीएनए है उसका लेंथ क्या बताएं आपको, नियरली अबाउट 2 मीटर। ठीक है, मतलब जो आपका एक सेल में जो डीएनए का लेंथ है दैट इज 2 मीटर। तो सोचिए वो जो है कई कई रिपीटेड यूनिट बनाएगा, कई न्यूक्लियोसोम को वो बनाएगा। ठीक है, एक डीएनए एक यूनिट को नहीं बनाएगा। ध्यान रहे कि 180 बेस पेयर्स में एक न्यूक्लियोसोम कंप्लीट होता है। मतलब एक बार आठों जो आपका जो हिस्टोन है, वो 8 हिस्टोन को एक बार जब वो बाइंड अप करेगा ना, एक बार जब वो लपेटेगा, एक बार जब उसका कॉइल करेगा, तो उस समय डीएनए का 180 से 200 बेस पेयर जो है यूज होता है। यानी कि डीएनए मान लीजिए आपका है अगर 1000 बेस पेयर का है, तो उसका जो 200 जो बेस पेयर है वो तो आपका एक न्यूक्लियोसोम बनाने में लगेगा। इस तरह से वो 5 न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो जितना ज्यादा, हाँ, जितना लेंथ ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। सर, एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, तो वेट कीजिएगा। दोनों स्ट्रैंड एक साथ वाइंड करते हैं या एक एक स्ट्रैंड यस अलग यस, अलग? दोनों स्ट्रैंड, दोनों ओके सर। स्ट्रैंड। लेट मी शो यू अ डायग्राम, यू विल बी मोर क्लियर। ये डायग्राम देखने के बाद आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, समझिएगा। ठीक है, देखिए कैन यू सी दिस डायग्राम ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है? यस सर। देखिए क्या हो रहा है, ये जो डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है, देखिए किस Yes, तरह sir. से 8 है ना, 8 हिस्टोन ऑक्टेमर को, है ना, वो 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। और एक बार डीएनए जब एक बार कंप्लीट जब टर्न करेगा, मतलब एक बार जब कंप्लीटली इस तरह से बांध लेगा, तो क्या होगा, वो नियरली अबाउट 180 से 200 बेस पेयर एक बार जो है हिस्टोन ऑक्टेमर को बांधने में, बाइंड अप करने में लगता है। ठीक है, ऐसे देखिए कई कई न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं, 1 2 3 न्यूमरस, यू कैन सी दिस न्यूमरस स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, न्यूक्लियोसोम को देख सकते हैं ना। ये जब है ये जो है इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि न्यूक्लियोसोम का जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहा है आपस में, ठीक है, वो क्या होता है आपका इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। सी दिस इज योर क्रोमेटिन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको लगा, नहीं बीट्स ऑन स्ट्रिंग बोला जाता है। ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या है, ये जो है, ये आप देख रहे हैं जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, वो रफ क्यों दिख रहा है, एक्चुअली में क्या, बीच में एक बल, फिर इस तरह से जब आपका रस्सी में बहुत सारा गांठ पड़ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। यही बोला जाता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है क्रोमेटिन का। और यही क्रोमेटिन आगे चल के क्या करते हैं, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, एक्स शेप दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो किस तरह से डीएनए क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको ये भी देख लीजिए कौन कौन सा हिस्टोन वहां काम करता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोन आपस में क्या करते हैं, पेयर करके 8 बनाते हैं। ये 4 हो गया ना, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, आपस में पेयर करते हैं। तो 4 और पेयर करके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टेमर है। तो सर व्हाट इज दिस H1, ये H1 क्या है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, सर ये H1 क्या है। आपने तो H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 हिस्टोन का नाम बता दिया, और ये 4 हिस्टोन क्या होते हैं, आपस में पेयर करके 8 बन जाते हैं, तो हो गए 8 आपका
हिस्टोन ऑक्टेमर, है ना। लेकिन ये H1 क्या है सर, ये H1 क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बता दीजिए ये भी। तो H1 क्या करता है, देखिए जब आप कंप्लीटली रस्सी को कॉइल्ड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया काफी लंबा रस्सी है, उसको आपने कॉइल किया, बांधा, अब आप क्या करते हैं, कॉइल करने के बाद वो खुल ना जाए फिर से, है ना, वो फिर से क्या हो जाए, खुल ना जाए, ओपन अप ना हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, उसको आप किसी थ्रेड से, रस्सी से बांध देते हैं, या इस तरह का एक गांठ दे देते हैं, सो दैट कि वो खुले नहीं। आप क्या करते हैं, एक नॉट दे देते हैं, या उसको किसी और रस्सी से लाकर बांध देते हैं, उसको टाई कर देते हैं, सो दैट कि इट विल नॉट ओपन अगेन। यहां पर भी क्या होता है, जब एक राउंड अपना डीएनए कंप्लीट करता है हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ में, तो फिर हिस्टोन को लगता है कहीं ये फिर से थ्रेड खुल ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, आप यहां देख सकते हैं क्लिप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को आपको मिल रहा होगा, ये जो लंबा ऐसा दिख रहा है ना, क्लिप लाइक स्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, वो जाके डीएनए को सील्ड कर देता है, सो दैट कि ये फिर से अनवाइंड ना हो सके, फिर से खुल ना सके। इस हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन। यानी 8 अंदर में है जिससे जिससे डीएनए रैप किया हुआ है, और एक क्या है, बाहर में है, जो क्या कर रहा है, उस डीएनए रैप खुल ना जाए, वो रैपिंग तो खुल ना जाए, वो अनवाइंड ना हो जाए, इसलिए वो क्लिप का काम कर रहा है, उसको लॉक कर दे रहा है। तो इस तरीके से सभी में इस तरह से हो रहा है, सभी में इस तरह से हो रहा है, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्रोमेटिन को बनाते हैं, और यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। कब, जब मेटाफेज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये यूज करना मत भूलिएगा, मेटाफेज जब होता है, ठीक है, मेटाफेज। सो इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियरली समझ में आया कि नहीं, इस डायग्राम को देखकर डायग्राम का फायदा हुआ या नहीं, यस और नो? Yes sir, yes sir. यस सर। वेरी गुड। तब जाकर ये आपका क्रोमोसोम बनता है। तो कंप्लीट हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि एक्चुअली में क्रोमोसोम बनता कैसे है ना, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन क्रोमोसोम का जो कॉम्पोजिशन है, कैसे वो बनता है, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हिस्टोन, हिस्टोन को भी देख लिए, ठीक है, डीएनए को भी देख लिए। अब ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया, और रिपीटेड स्ट्रक्चर, रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स क्रोमेटिन, है ना। रिपीटेड यानी कि आप कह सकते हैं क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। जो किससे बना होता है, रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम से बना होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम इज नथिंग, इट इज एन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को आपस में मिलाकर, है ना, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि डीएनए जो है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, वो क्या करता है, वो आपका जो आपका जो हिस्टोन ऑक्टेमर है, यानी 8 सब यूनिट ऑफ हिस्टोन को क्या करता है, डीएनए रैप करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये रैप करना, ये रैप करने से क्या बनता है, आपका क्रोमेटिन बनता है। क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है, समझिएगा ध्यान से। तो किस तरह से न्यूक्लियोसोम से आपका Yes क्रोमेटिन sir. रेडी हुआ, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोगों को, अब पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये जो सारा है, ये सारा मैंने उस डायग्राम से आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। या अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर न्यूक्लियोसोम का टाइप्स का बात करें, ठीक है, अगर न्यूक्लियोसोम का टाइप्स का, ये थोड़ा आप नोट डाउन कर सकते हैं, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जब आप एक जो है यहाँ नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं क्या, ऑटोसोम्स, AUTOSOME, है ना। क्रोमोसोम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, और सर एक होते हैं, आइडियोसोम्स। हाँ हाँ, एक होता है आपका ऑटोसोम्स, AUTO, है ना, SOMES, ऑटोसोम्स। इसको हम लोग बॉडी क्रोमोसोम भी कहते हैं, बॉडी क्रोमोसोम भी कहते हैं। आपको बता दें, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम पूरे बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी को बनाने के लिए उसका ऑटोसोम जो है, ये
रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको पता है कि ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम है। टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम है। इसमें से 44 यानी कि 22 पेयर्स जो होते हैं, यानी कि कितना नंबर में हो गया 44। तो ये जो आपका 44 क्रोमोसोम है या 22 जो पेयर्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है। और जो 2 पेयर्स जो बचे, यानी कि कितना बचा? 44 तो हो गया, बचा 2, सॉरी 2 पेयर्स नहीं, 1 पेयर। जो 1 पेयर आपका बचा, यानी टोटल नंबर कितना हो गया? 2 क्रोमोसोम। ये 2 क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। ALLOSOME, एलोसोम कहते हैं। ये एलोसोम जो होते हैं क्या करते हैं? ये एलोसोम जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, यानी हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन का जो ये 2 क्रोमोसोम है, ये डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन है ये मेल है या फीमेल। ठीक है। यानी कि डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। द सेक्स ऑफ द ह्यूमन इज डिसाइडेड बाय दिस टू क्रोमोसोम्स, दैट इज 1 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है। और ये होता है X एंड Y। अगर X एंड Y रहा तो मेल हो गया, अगर 2X रहा, XX रहा तो क्या हो गया? फीमेल हो गया। ठीक है। तो सर ये क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। यस बोलिए। सर आइडियोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही पेयर होता है? समझे नहीं, क्या बोले हैं? सर ह्यूमन बॉडी के लिए आइडियोसोम तो एक पेयर है ना? आइडियोसोम एक पेयर है ना, वो जो सेक्स क्रोमोसोम है जो। हाँ 1 पेयर है, सभी में 1 हाँ तो पेयर सर, है। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिजम्स में। जिसमें भी, अगर बर्ड्स में अगर बात करें, ठीक है, आप बी में बात करें, क्लास 11-12 में जाके आप पढ़ेंगे, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन बोल के टॉपिक रहता है। तो आप अगर बीज के बारे में बात करें, हनी बी, या आप बात करें बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, या बात करें अगर ह्यूमन के बारे में, सब में क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर में होता है। ठीक है, पेयर में। और जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो भी पेयर में होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो है सिंगल जो है वो सेक्स बनाता है। अगर दोनों प्रेजेंट रहा तो कुछ और सेक्स बनेगा, दोनों में कोई एक ही प्रेजेंट रहा तो अलग सेक्स बनेगा। तो प्रेजेंस और अब्सेंस पर डिपेंड करता है। बट मेनली क्या होता है, सभी में पेयर्स में होते हैं। ऑटोसोम्स तो होते हैं पेयर में, सेक्स क्रोमोसोम भी क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके सर। वेरी गुड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। सर अब आपका वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टॉर्टेड आ क्रोमोसोम रहा को है। जानने के लिए अभी ठीक है, अभी नाउ नहीं इज सर, इट क्लियर? नहीं सर, अभी भी डिस्टॉर्टेड ही आ रहा है। मेरे लिए तो ठीक है, शायद और कोई प्रॉब्लम हो अच्छा, रहा है। थोड़ा देखिए नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक बार आप जो है एयरप्लेन मोड जो होता है ना, एक बार उसको एक्टिव करके फिर से उसको डीएक्टिवेट करके देखिए तो। ठीक है। ओके सर, ट्राइंग। हाँ, तब तक हम कुछ पिक्स आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ेंगे। ठीक है, लेट मी कलेक्ट। यस सर, डन। डन, वेरी गुड। हाँ सर, तो अब चलिए अगर आपका हम आवाज बात क्लियर आ करें, रहा है। आ रहा ना, वेरी गुड। कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग के कारण जो है ना ये भी होता है, कभी कभी नेटवर्क के कारण भी होता है। कोई बात नहीं, हम लोग अपना ओके सर। कोशिश कर सकते हैं ना, बाकी नेटवर्क के हाथ में है क्या है। फिर 5G आ जाएगा तो 5G में हम लोग पढ़ेंगे। सर ठीक है। 5G फोन आ गया है सर, नेटवर्क नहीं आया है। हाँ, नेटवर्क अभी 4G ही 2G के जैसा चलता है। चलिए बात करते हैं आगे, है ना, सारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हम लोग बोलेंगे तो, यस सर। सर ना, आपका चार्ज 11% है। लगा दिए पावर बैंक। अच्छा अच्छा। ओके, सो यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, एक बुक से मैंने लिया है, ये डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है, दिस इज क्रोमोसोम। नॉट एग्जैक्टली सभी एक ही जैसा क्रोमोसोम नहीं रहते हैं, सबका शेप चेंज होता है। बट मोर और लेस जो 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 आपका यहाँ पर दिख रहा है कि सेंट्रोमियर है या काइनेटोकोर है, मैट्रिक्स है, सब में ये होता है। बस शेप का थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, जैसे इस तरह का आपको दिखेगा अंतर। जो ये शेप आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट शेप देख सकते हैं, ये आपको अंतर मिलेगा, है ना।
कोई देखिए आई शेप का, कोई एल शेप का, कोई वी शेप का है, तो ये आपको अंतर हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, अगर क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए देखिए क्रोमोसोम क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम है ना, मेटाफेज में अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देता है क्रोमोसोम का, जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम है ये किसका बना हुआ, हाईली कंसंट्रेटेड आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको हाईली कंसंट्रेटेड मतलब कहने का मतलब हाईली कंडेंस्ड जो है आपका मेटाफेज में दिखता है क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए ये आपका नियरली अबाउट 4 आर्म्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम का जो अलग अलग आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये 1 2 3 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के। और ये आपका क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। अब ये क्रोमेटिड क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन तो कंडेंस होकर क्रोमेटिन जो होता है, देखिए ध्यान दीजिए, डिवाइड, ये 2 भाग में डिवाइड होगा, एक आपका ये और एक आपका ये। When the chromosome is divided into 2 equal parts, अगर 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें तो एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है, क्लियर, क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। एंड ईच ऑफ द क्रोमेटिड कंटेन्स अ लॉन्ग क्रोमेटिन फिलामेंट, और ये आपका जो हर एक क्रोमेटिड है उसमें क्या, एक लॉन्ग फिलामेंट आपका क्रोमेटिन का यहाँ पर आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो क्रोमेटिड होते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्रोमेटिड आपका यानी एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड हो गए। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं, और आपस में इन दोनों को हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को आपस में हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यस सर एक डाउट था, बोलिए। सर क्रोमाटिन और क्रोमाटिड सर एक ही चीज है ना? थोड़ा डिफरेंट है, माने अब क्रोमेटिन अब जब पेयर माने क्रोमेटिन अब जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आ गया, ध्यान दीजिएगा, यानी जब आर्म्स आप कैसे, जो आर्म्स है दैट इज क्रोमेटिड, यानी 2 आर्म्स को एक साथ मिला के, 2 आर्म्स को एक साथ मिला के क्रोमेटिड कह रहे हैं, और वो क्रोमेटिड बना किसका, क्रोमेटिन का बना हो, सर क्रोमैटिन फाइबर्स का। हाँ वही क्रोमेटिन फाइबर्स बोलिए या क्रोमेटिन बोलिए, उसी का बना हुआ है। तो जब ये आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर देने लगता है, क्रोमोसोम बन जाता है, तब क्रोमोसोम के, है ना, हाफ पोर्शन को अगर 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या होगा, दोनों भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। और क्रोमेटिड किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन के बने होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्रोमेटिड जो होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल कॉइल्ड आपका जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, आइडेंटिकल कॉइल्ड मतलब ये आपका जैसा ये है वही ये है, तो दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम में आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपका क्रोमेटिड। और एक ही क्रोमोसोम का जो 2 क्रोमेटिड है उसको हम लोग बात करेंगे, बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड आपस में। बट अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम 1 का क्रोमेटिड, क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, दोनों आपस में हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर, समझ में आ रहा है। 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को हम लोग आपस में कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और एक ही क्रोमोसोम के, है ना, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को आपस में कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए ये क्या होता है, ये सारे क्रोमेटिन फाइबर्स यानी सारे आर्म्स, ऑल द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, इट इज जॉइंड विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर को हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मिडिल पार्ट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जहां पर सारे आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम के जुड़े हुए हैं, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि जहां पर दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ा हुआ है, जहां पर दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम at the primary constriction where the
two chromatids of a chromosome remain connected, जहां पर दोनों क्रोमेटिड आपस में कनेक्टेड है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर एकदम एक चीज है? देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है, बट यू कैन, है ना, हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सिमिलर थिंग है, ठीक है। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर यू कैन से इट इज सिमिलर थिंग, ठीक है, क्लियर, सिमिलर थिंग। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसके पोजीशन के अनुसार से, इसके लोकेशन के अनुसार से काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है, उस पोजीशन के अनुसार से क्रोमोसोम को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है। कितने में बांटा गया? 4 टाइप्स में बांटा गया है, इसका पोजीशन के अनुसार से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपका जो ये है, अगर सेंटर में प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर दोनों क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है, यानी अगर ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और बीचों बीच अगर काइनेटोकोर प्रेजेंट है, इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पर सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ ए क्रोमोसोम, मिडिल में बिल्कुल लोकेटेड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी आप यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है, इसके और इसके एकदम बीचों बीच यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी दोनों जो इसका, दोनों आप देख सकते हैं, मतलब क्रोमोसोम को हम लोग इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच का जो पोर्शन है, अगर ये काइनेटोकोर अगर बीच में है, दैट इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्लियर? ये क्रोमोसोम तो नहीं है सर, ये क्रोमैटिड लग रहा है ना, एक ही है तो ये, मतलब इसमें चारों आर्म्स को नहीं दिखाया गया, इसमें 2 आर्म्स को दिखाया है। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है? यानी ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो आर्म्स है 1 और 2, इसको एक साथ ऐसे करके एक दिखा दिया, ठीक है, ये 1 साथ ऐसे करके दिखा दिया। डायग्राम में दिख रहा है, तो जहां हम रेड से टिक कर रहे हैं, फिर से देखिए, ये जो 2 आर्म को एक क्रोमेटिड दिखा दिया, और ये एक क्रोमेटिड को, यानी कि यहाँ पर 2 क्रोमेटिड को दिखाया है, 2 क्रोमेटिड को दिखाया, 2 क्रोमेटिड को दिखाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 क्रोमेटिड को दिखाया है, दैट्स व्हाई आपको ऐसा लग रहा है कि ये हाफ क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम का हाफ पार्ट को दिखा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, बट बिल्कुल नहीं। इसको क्या किया, पूरा एक ले लिया है, इसको पूरा एक ले लिया और अब बीच में करके दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो रहा है, अगर बीचों बीच अगर सेंट्रोमियर है, दैट इज योर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर? अगर क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रोमोसोम, ठीक है, अगर क्रोमोसोम क्या आपका बिल्कुल एक किनारे पर है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल रीजन, एकदम टर्मिनल रीजन पर अगर मौजूद है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर डी आप देख सकते हैं। अगर पूरा का पूरा एक एकदम एक ही टाइप में, या फिर आप टर्मिनल कह सकते हैं, 1 टर्मिनल पर अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे दैट इज योर व्हाट? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे पाया जाए, मतलब मिडिल में नहीं है, मिडिल से थोड़ा ऊपर या नीचे है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इस क्रोमोसोम में बी नंबर स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि पूरा मिडिल में नहीं है, थोड़ा ऊपर हो गया है ना, यानी कि इसके पास कम आया है, इसके पास ज्यादा आया है क्रोमेटिड, है ना। तो जब इस तरह का जो है अनइक्वल बट मिडिल से थोड़ा ऊपर या नीचे रहे, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जब सेंट्रोमियर आपका, है ना, नॉट एट द टर्मिनल बट वेरी क्लोज टू टर्मिनल, जो वेरी क्लोज टू टर्मिनल अगर रहे, दैट इज कॉल्ड योर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दैट इज योर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तब आपका वो क्या है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? मैं टोटल 46 क्रोमोसोम को आपको दिखा रहा हूं एक डायग्राम में। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा सर। एक रिक्वेस्ट है, बोलिए सर। वो जो टेलोसेंट्रिक है, उसको एक बार अगर ड्रॉ करके दिखाए तो अच्छा होगा सर, समझ में नहीं आया ठीक से।
अच्छा, टीलोसेंट्रिक क्या होता है ना, देखिए टीलोसेंट्रिक में आपका पूरा एक जो आपका अभी अभी आपको हम दिखा रहे हैं ना, अभी आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा। आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें से कौन मेटासेंट्रिक है, कौन सब मेटासेंट्रिक है, कौन एक्रोसेंट्रिक है, कौन आपका टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा, टीलोसेंट्रिक में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों क्रोमेटिड एक ही तरफ है, बस सेंट्रोमियर ऊपर में है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर लगेगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, प्लीज वेट। You can see this diagram. हाँ चला गया, हाँ see this diagram. देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप खुद क्या करें, अगर एफ नंबर, हाँ चले गए, हाँ अगर हम बात करें एफ नंबर, डी नंबर है ना, जी, देखिए ध्यान से है ना, अगर हम बात करें एफ डी, अगर ये बात हम कर ध्यान बोल रहे हैं डी एफ जी, अगर बात करें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिख रहा है ना, क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सब मेटासेंट्रिक दिख रहा है। डायग्राम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ज्यादा। सर डायग्राम आपका दूसरी तरफ टिल्टेड है। सर डायग्राम आपका दूसरी तरफ फेस कर रहा है। अच्छा, उसको रोटेट कर दे रहे हैं, एक मिनट। हाँ सर। yes sir, now it is ठीक clear. है, क्लियर ना? yes sir. तो आप खुद से यहाँ पर देख पाएंगे कितने टाइप्स के क्रोमोसोम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बहुत सारे टाइप्स के आपको दिख रहे होंगे क्रोमोसोम। सर लास्ट में जो पेयर है सर, उसी को हम लोग कहते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं। यस, लास्ट वाला जो आपका एक्स दिख रहा है ना, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, हाँ एक्स एंड वाई, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव। देखिए एक्स एक्स भी दिखाया है यहाँ पर, देखिए एक्स एक्स दिखाया है, यहाँ देखिए एक्स वाई दिखाया है ना। तो अगर एक्स एक्स रहा तो फीमेल और एक्स वाई रहा तो मेल। सर यहाँ तो सबको ही मतलब सब क्रोमोसोम एक ही जैसे लग रहे हैं, मेटासेंट्रिक लग रहे हैं सभी। सब लगेगा, थोड़ा एक जैसा देखने में लगेगा, इसको थोड़ा और अगर आप क्लियर स्टडी कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे है। ठीक है, यहाँ सभी मेटासेंट्रिक नहीं, अगर आप एक्स एक्स को देखें, इसे सब मेटासेंट्रिक यहाँ लग रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें और आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, फिलहाल आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में, सब मेटासेंट्रिक मिडिल से थोड़ा ऊपर या नीचे। ठीक है, अबाउट टू वन एंड, अगर एक तरफ अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा अगर एक ही तरफ दिख रहा है, दैट इज मतलब अबाउट टू एंड, माने एक एंड के, एक टर्मिनल के एकदम लगभग में, दैट इज योर एक्रोसेंट्रिक। और जब पूरा एक ही एंड पर क्रोमोसोम रहेंगे, दैट विल बी योर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब सवाल उठता है व्हाट आर जीन्स। ठीक है, क्लियर? तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये जो आपको बॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या है? दिस इज योर, है ना, देखिए सारा न्यूक्लियोसोम आपका दिख रहा है यहाँ पर, कितना क्लियर है। ठीक है, ये सारा क्या देखिए बॉल दिख रहा है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सब न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम से मिलकर थ्रेड बना है। ये सब दिख रहा है ना, वेरी फाइन स्ट्रक्चर।
Now we'll talk about genes. What are genes? देखिए genes क्या सर होते आपका हैं? आवाज नहीं आ रहा है। Now is it clear? Yes, sir, I can ठीक hear है? it clearly. है तो जीन्स जो होते हैं ना, ये डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ए टी जी सी जी जी ए टी, बहुत सारा इस तरह का, इस तरह से सीक्वेंस से मिलकर डीएनए बना होता है ना। तो 3 सीक्वेंस आपस में क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं। और ये अगर ये कोड अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है तो इस कोड को हम लोग कहते हैं जीन कहते हैं। यानी कि जीन क्या होते हैं, जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, या डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड का, जो क्या करता है, आगे चलकर प्रोटीन को बनाता है और क्या करता है, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को करता है। ठीक है, और एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में यही यूनिट जो है कैरेक्टर को ले जाने में हेल्प करता है। सर वो Clear? सीक्वेंस का पार्ट क्या बोले, 3 मिलके कोड बनाता है सर वो पार्ट? जैसे आपका ए टी जी सी सी ए टी, इस तरह से ए टी जी सी से मिलकर डीएनए बना है। अब मान लीजिए मेरा ये Yes, sir. जी सी सी ये आगे चल के कोई प्रोटीन बना रहा है। होता क्या हमारे बॉडी में, डीएनए आरएनए बनते हैं, आरएनए प्रोटीन बनते हैं, वो प्रोटीन हमारा बॉडी में फंक्शन करता है। पूरा बायोलॉजी इसी पर आधारित है हमारा बॉडी के इनसाइड। ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी के अंदर जो सारा फंक्शन हो रहा है इसी पर आधारित है। डीएनए आरएनए बनता है, आरएनए प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो ये इसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस जाके प्रोटीन बनाता है। सपोज कि ये जी सी सी आगे चल के कोई प्रोटीन बना रहा है, तो ये जी सी सी को हम लोग कह देंगे जीन। क्या कह देंगे, जीन, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन आर कॉल्ड जीन्स। और ये जीन क्या होते हैं, ये हेरिडिटरी यूनिट होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देखकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ओके ही। सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको अच्छा से रीड आउट कीजिए घर में। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर डाउट्स होता है, उसको टिक आउट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलिए। ठीक है, फ्राइडे 2:30। ओके ओके सर, थैंक यू सर।